Myself, Dr. Usha Shukla, Holy Cross Women's College, Ambikapur, MSc second semester chemistry, फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5th यूनिट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट वर्नर थ्योरी एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है। तो स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जानने के पहले एक क्रम में चलेंगे हम। सबसे पहले सिंपल सा एसिड और बेस मिलके साल्ट बनाते हैं न्यूट्रलाइजेशन के फलस्वरूप। जैसे एग्जांपल है NaCl, इसमें एक केटायनिक पार्ट होता है, एक एनायनिक पार्ट। डबल साल्ट में दो साल्ट मिलके जैसे फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट मिलके फेरस अमोनियम सल्फेट बना रहे हैं FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2O। कॉम्प्लेक्स साल्ट में डबल साल्ट के समान दो साल्ट होते हैं, लेकिन जैसे पोटेशियम साइनाइड और फेरोसाइनाइड मिलके पोटेशियम फेरोसाइनाइड बनाते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड आयोनाइज होकर के पोटेशियम आयन और फेरोसाइनाइड आयन देता है। फेरोसाइनाइड आयन नॉन आयोनाइजेबल है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। सिंपल साल्ट और डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? सिंपल साल्ट में केटायन और एनायनिक पार्ट है। डबल साल्ट में दो साल्ट है, दो या दो से अधिक साल्ट भी हो सकते हैं, जैसे फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। ये फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट में आयोनाइजेबल है। उसके बाद फेरस सल्फेट आयरन और सल्फेट में, अमोनियम सल्फेट अमोनियम और सल्फेट आयन में आयोनाइजेबल है। जबकि कॉम्प्लेक्स साल्ट में दो साल्ट मिलके बनाए हैं, पोटेशियम साइनाइड और फेरोसाइनाइड, लेकिन पोटेशियम फेरोसाइनाइड पोटेशियम आयन और फेरोसाइनाइड आयन में आयोनाइजेबल है और फेरोसाइनाइड आयन का फर्दर आयोनाइजेशन नहीं होता। ये कॉम्प्लेक्स आयन है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एक सिंपल आयन हो और एक कॉम्प्लेक्स आयन हो, इनको कॉम्प्लेक्स साल्ट का नाम दिया गया। सिंपल आयन केटायन, तो कॉम्प्लेक्स आयन एनायन होगा, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड। या CuNH3 4SO4 का एग्जांपल ले लेंगे तो सिंपल आयन एनायन होगा और कॉम्प्लेक्स आयन केटायन होगा। केटायनिक पार्ट को पहले और एनायनिक पार्ट को बाद में लिखते हैं, चाहे वो सिंपल आयन हो चाहे कॉम्प्लेक्स आयन हो। ये यहाँ फेरोसाइनाइड आयन का स्ट्रक्चर बनाया गया है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड आयनाइज होकर 4 पोटेशियम आयन और एक फेरोसाइनाइड आयन देता है। फेरोसाइनाइड आयन में आयरन एटम मेटल एटम है और यहाँ आयरन सेकेंड के फॉर्म में काम कर रहा है ये, और साइनाइड लिगेंड है जो कि 6 है। आयरन और साइनाइड को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। इस ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम दिया गया। इस प्रकार से इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही आगे चल के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दे दिया गया और इसकी स्टडी को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम से जाना गया। उसके बाद इसकी हिस्ट्री बहुत शॉर्ट में बताऊंगी मैं। सबसे पहले एक डिस्बार्क नाम के रंगरेज थे, इन्होंने प्रूशियन ब्लू नाम का एक कॉम्प्लेक्स बनाया था। फिर टेजर्टाई कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की क्रिया कराई। फिर जार्जेंसन, जेरम, पीफर, ले, फिगल, प्रोडिंगर, डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया। फाइनली 1893 में अल्फ्रेड वर्नर ने इस पर काम किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर, और वर्नर्स थ्योरी दी। 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला इस काम के लिए। अब हम चलते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी या इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी कह सकते हैं। इसमें फर्स्ट फीचर है वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो प्रकार की वैलेंसी पाई जाती है। प्राइमरी वैलेंसी से बने कंपाउंड को नॉर्मल कंपाउंड कहेंगे हम, जैसे PtCl4 प्लेटिनिक क्लोराइड, और सेकेंडरी वैलेंसी से बने कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दिया जाएगा। सेकेंडरी वैलेंसी रहेगी तो उसके साथ प्राइमरी वैलेंसी रहेगी ही, जैसे PtNH3 6Cl4 ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें Pt और Cl एक दूसरे से प्राइमरी वैलेंसी से बॉन्डेड है और Pt और NH3 सेकेंडरी वैलेंसी से बॉन्डेड है। प्राइमरी वैलेंसी को जिसमें केवल प्राइमरी वैलेंसी है उनको नॉर्मल कंपाउंड कहेंगे, और जिनमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी है उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दिया गया है। प्राइमरी वैलेंसी को प्रिंसिपल वैलेंसी भी कहा जाता है, आयोनाइजेबल वैलेंसी भी कहा जाता है क्योंकि आयोनाइज हो जाते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी को ऑक्सिलरी वैलेंसी या नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी या रेजिडुअल वैलेंसी या कोऑर्डिनेट वैलेंसी का नाम दिया गया है। पॉइंट नंबर 2, मेटल की प्राइमरी वैलेंसी एनायन के द्वारा सेटिस्फाइड होती है और मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। PtNH3 6Cl4 में 4 क्लोरीन एटम प्राइमरी वैलेंसी से
और 6 अमोनिया मॉलिक्यूल सेकेंडरी वैलेंसी से बॉन्डेड है। रूल नंबर 3, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल आएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के लिए Z माइनस एक्स प्लस एन, ये इसका फार्मूला है। यहाँ ये एक टेबल बना हुआ है, सीरियल नंबर, कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एटम और आयन, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल एटम, इलेक्ट्रॉन गिवन बाय कोऑर्डिनेशन, EAN is equal to Z minus x plus n, name of inert gas, then magnetic properties. FeCN6 4 माइनस का एग्जाम्पल लिया गया है। इसमें आयरन की सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, 6 साइनाइड लिगेंड है इसलिए 12 इलेक्ट्रॉन, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है। 26 माइनस 2 प्लस 12 36 आता है। 36 क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है, अर्थात इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान। फिर PTNS36 ये 4 प्लस दिया हुआ है। यहाँ प्लेटिनम की 4th ऑक्सीडेशन स्टेट 78, 12, 6 साइनाइड 6 अमोनिया लिगेंड, फिर 78 माइनस 4 प्लस 12 86 रेडॉन का है। CrH2O6 3 प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, देन एटॉमिक नंबर 24, 12, 24 माइनस 3 प्लस 12 33। तो देख रहे हैं 33 किसी भी इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर नहीं है। उसी प्रकार NiNH3 2 प्लस 38 आ रहा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान, ये भी किसी इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर नहीं है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन जिनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान किसी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के मान के बराबर हो, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले होंगे और उनको डायामैग्नेटिक कहा जाएगा। जैसे FeCN6 4 माइनस, CONH3 3 प्लस, CrCO6 0, CuCN4 3 माइनस, PTNS36 4 प्लस, ये सब डायामैग्नेटिक के एग्जाम्पल हैं। और CrH2O6 3 प्लस, FeCN6 3 माइनस, NiNH3 2 प्लस, PTNS4 2 प्लस, ये पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल हैं। यहाँ इस टेबल में 4 एग्जाम्पल कैलकुलेट करके बताए गए हैं, ये सबको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इस प्रकार से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग दोज गेन्ड बाय कोऑर्डिनेशन। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉम्प्लेक्स आयन के मेटल आयन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को कहते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन भी शामिल होते हैं। सिल्जविक नाम के साइंटिस्ट ने इसको नोबल गैस रूल का नाम दिया। देन 4th वन, जोन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 प्रकार के जोन होते हैं। जैसे K3FeCN6 3 माइनस का एग्जाम्पल लिया गया है, तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है वो सिंपल आयन होता है। अगर वो केट आयन है तो पहले होगा, और ये सेकेंडरी जोन कहा जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी से बॉन्डेड है। और FeCN6 3 माइनस ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ये प्राइमरी जोन है, प्रिंसिपल जोन भी इसको कह सकते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी। ध्यान दीजिए कि प्राइमरी जोन में सेकेंडरी वैलेंसी और सेकेंडरी जोन में प्राइमरी वैलेंसी होगी। एक दूसरे टाइप का एग्जांपल ले लीजिए जिसमें सिंपल आयन एनायन है और कॉम्प्लेक्स आयन केट आयन है, CuNH3 इसमें CuNH3 2 प्लस प्राइमरी जोन है। कॉपर और अमोनिया एक दूसरे से सेकेंडरी वैलेंसी से बॉन्डेड है, और SO4 सिंपल आयन है, एनायन है, इसलिए इसको बाद में लिखते हैं, और ये सेकेंडरी जोन में आएगा, और ये प्राइमरी वैलेंसी से बॉन्डेड है। देन नेक्स्ट वन, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, लिगेंड और मेटल आयन। फिफ्थ वन, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स में लिगेंड और मेटल मिलके जब बॉन्डिंग करते हैं तो ये जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स है कोई भी ज्योमेट्रिकल पार्ट का ज्योमेट्रिकल शेप ले लेगा। ये इट डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो वो टेट्राहीड्रल या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। टेट्राहीड्रल का एग्जांपल दिया गया है NiCl4 2 माइनस, और स्क्वायर प्लेनर के लिए NiCN4 2 माइनस। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जैसे FeCN6 4 माइनस,
देन नेक्स्ट वन, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, FeCN6 4- का एग्जाम्पल लिया गया है। कॉम्प्लेक्स आयन पर उपस्थित चार्ज मेटल आयन पर उपस्थित चार्ज और लिगेंड पर उपस्थित चार्ज का सम होता है। FeCN6 4- में आयरन की सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट ली गई है। तो आयरन पर 2 पॉजिटिव चार्ज, साइनाइड पर 1 निगेटिव चार्ज, 6 साइनाइड है इसलिए 6 निगेटिव हो गया, और 2 - 6 = -4 आएगा, इसलिए FeCN6 के ऊपर 4 निगेटिव चार्ज है। मेटल पर उपस्थित चार्ज और लिगेंड पर उपस्थित चार्ज का सम। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी देखेंगे हम। इसमें सिडविक और लॉरी ने एक नए बॉन्ड के बारे में बताया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम दिया गया। जैसे CONH3 3+, इसमें 6 अमोनिया मॉलिक्यूल कोबाल्ट आयन को, कोबाल्ट थर्ड आयन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, और 1 अमोनिया मॉलिक्यूल 1 लोन पेयर दे रहा है। इस प्रकार से 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात 12 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। ये 12 इलेक्ट्रॉन जब कोबाल्ट एटम पर दिए जाते हैं और इसके अपने कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, और इसके पास 24 कोबाल्ट थर्ड आयन में 24 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 24 + 12 = 36 होता है, जो कि इनर्ट गैस क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन वर्नर ने दिया था। अब हम एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ वर्नर थ्योरी देखेंगे। तो इसमें कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के कॉम्प्लेक्स बनाए गए, CONH3 देख रहे हैं कि CO से, कोबाल्ट से NH3 डॉटेड लाइन से जुड़ा है, और क्लोराइड जो है सॉलिड लाइन से जुड़ा है। तो सॉलिड लाइन को, प्राइमरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें डिफरेंट ऑथर्स के डिफरेंट व्यू हैं। यूनिफाइड सिलेबस में ये प्राइमरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन और सेकेंडरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन दिया गया है, लेकिन एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय पूरी शर्मा, गुरदीप राज एंड मदन मल्लिक तुली में प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन बनाया गया है। कीमती लाल से ये डायग्राम बनाया गया है, कीमती लाल अग्रवाल की बुक से। तो ये देखिए CONH3 अब ये डॉटेड लाइन सेकेंडरी वैलेंसी है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जोन के अंदर लिखे हैं सेकेंडरी जोन के, और यहाँ Cl सिंपल आयन है, तो इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा गया है। इसको अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखें तो COCl3 होगा। एल्यूटियो कोबाल्टी क्लोराइड इसका नाम है। इसमें कोई भी क्लोरीन एटम स्ट्रॉन्गली अटैच नहीं है, क्लोरीन एटम स्ट्रॉन्गली अटैच नहीं है, दृढ़ता से बंधित नहीं है। दूसरा है रोजियो कोबाल्टी क्लोराइड, CONH3 Cl3। तो देखिए 1 2 3 क्लोरीन एटम सॉलिड लाइन अर्थात प्राइमरी वैलेंसी से बॉन्डेड है, और 1 2 3 4 5 अमोनिया मॉलिक्यूल और 1 वाटर मॉलिक्यूल सेकेंडरी वैलेंसी से बॉन्डेड है। इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, रोजियो कोबाल्टी क्लोराइड इसका नाम है। देन है पर्पुरियो कोबाल्टी क्लोराइड, CONH3 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा COCl3 5NH3। तो इसमें देख रहे हैं 3 क्लोरीन एटम में 2 क्लोरीन एटम सॉलिड लाइन से बॉन्डेड है, अर्थात ये प्राइमरी वैलेंसी से बॉन्डेड है, और 1 क्लोरीन एटम सेकेंडरी वैलेंसी से बॉन्डेड है, और 5 अमोनिया मॉलिक्यूल सेकेंडरी वैलेंसी से बॉन्डेड है। 3 क्लोरीन एटम में 1 क्लोरीन एटम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा जाएगा, क्योंकि ये एज ए लिगेंड रोल कर रहा है, और 2 क्लोरीन एटम बाहर, क्योंकि एज ए सिंपल आयन एनायन का रोल कर रहे हैं। COCl3 5NH3 पर्पुरियो कोबाल्टी क्लोराइड। देन प्राजियो कोबाल्टी क्लोराइड, CONH3 Cl2 1 2 3 4 अमोनिया मॉलिक्यूल, 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये सब सेकेंडरी वैलेंसी से बॉन्डेड है, और 1 क्लोरीन जो है प्राइमरी वैलेंसी से बॉन्डेड है सॉलिड लाइन से। इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा गया है। इस प्रकार से देख रहे हैं
कि फर्स्ट दो लुटियो कोबाल्टिक क्लोराइड और प्राजियो कोबाल्टिक क्लोराइड में कोई भी क्लोरीन एटम दृढ़ता से बंधित नहीं है। पर्पिडियो कोबाल्टिक क्लोराइड में एक क्लोरीन एटम दृढ़ता से बॉन्डेड है, स्ट्रांगली अटैच है, ये जो डॉटेड लाइन से है। और प्राजियो कोबाल्टिक क्लोराइड में दो क्लोरीन एटम स्ट्रांगली अटैच है, स्ट्रांगली बॉन्डेड है, और एक क्लोरीन एटम सिंपल आयन के रूप में है। उसके बाद लास्टली डिफेक्ट्स ऑफ वर्नर थ्योरी या लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी पे आते हैं हम। सिज्विक का व्यू प्योरली थ्योरेटिकल था। CONH3 का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो देख रहे हैं कि 6 अमोनिया मॉलिक्यूल, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनके पास, तो 12 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट एटम को दे रहे हैं। और कोबाल्ट एटम 12 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद भी इसके 24 अपने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बाद भी इसमें कोई निगेटिव टेंडेंसी डेवलप होने का जिक्र नहीं किया गया है। अर्थात मेटल एटम डोनर और एक्सेप्टर दोनों का कार्य करता है। अमोनिया मॉलिक्यूल जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल एटम को देते हैं तो मेटल एटम में जो N-1d NS NP में इलेक्ट्रॉन के रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेटल एटम डोनर और एक्सेप्टर दोनों का काम करता है। सेकेंड वन, अमोनिया मॉलिक्यूल वाटर एंड अदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनमें कोई भी बॉन्डिंग कैपेसिटी नहीं पाई जाती। बॉन्ड फॉर्मेशन में ये अक्षम होते हैं, नहीं कर सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड फॉर्मिंग क्वालिटी को एक्सप्लेन किया गया है। वैलेंसी ऑर्बिट इनका N-1d NS और NP होता है और इसमें बॉन्डिंग क्वालिटी को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है। इन सब कमियों को दूर करते हुए पार्ट 2 में हमारे सामने आएगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद आएगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और तब आएगी लिगेंड फील्ड थ्योरी। वर्नर थ्योरी में जो कमी है, ठीक है, पार्ट 2 में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में जान लेंगे। ये आज का वर्नर थ्योरी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।